हाँ तो आज का टॉपिक अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था। केमिस्ट्री में पहला लेसन आपका चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जिसमें आपने क्या क्या देखा। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन ना बेटा। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, संक्षारण। नाम सुने होंगे आप लोग, जंग का लगना सुने हैं क्या? जंग कैसे लगता है? पहली बात तो ये बताइए, जंग लगता है किसमें? लोहे में। ये जो संक्षारण की क्रिया होती है बेटा, ये मेटल में होती है। मेटल मतलब धातुओं में ना भैया। संक्षारण की क्रिया जो होती है, कोरोजन जो क्रिया होती है, ये आपका मेटल में होती है। जब हम किसी मेटल को कहीं नम स्थान पर रख दें, जहां मॉइस्चर हो, नमी हो, अगर हम किसी मेटल को मॉइस्चर में रख देते हैं, या उसको खुले वायु में रख देते हैं, एयर में रख देते हैं, या उसको एसिड के संपर्क में रख दें, अम्ल के संपर्क में, अगर हम भैया किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को नमी में रख दें, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, खुले में रख दें, वायु में ऐसे खुले में रख दें, और या तो उसको एसिड या अम्ल के संपर्क में रख दें, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, जो नमी में अगर रख देते हैं तो नमी मतलब वाष्प, नमी से क्रिया करके, पानी से क्रिया करके, वायु में रख देते हैं, वाष्प से क्रिया करके या एसिड से क्रिया करके, या तो ये ऑक्साइड बना लेता है, या तो ये सल्फाइड बना लेता है, और या तो ये क्या बना लेता है, कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बोनेट। और धीरे धीरे इसका ये क्षय होने लगता है, इसका ये डिस्ट्रॉय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। इसी को हम लोग कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बेटा कोरोजन या संक्षारण क्या, तो सिंपली पहले समझ लीजिए कि अगर हम मेटल को नम स्थानों पर रख दें, मॉइस्चर में रख दें, खुले वायु में रख दें, या एसिड या अम्ल के संपर्क में रख दें, तो ये जो आपके मेटल होते हैं, ये नम स्थानों में नमी से क्रिया कर लेते हैं, एसिड से क्रिया कर लेते हैं, या वायु से क्रिया कर लेते हैं, और ऑक्साइड बना लेते हैं, या सल्फाइड बना लेते हैं, और या तो क्या कर लेते हैं, कार्बोनेट बना लेते हैं, और धीरे धीरे वो नष्ट होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसी क्रिया को कोरोजन कहते हैं। जैसे यह आपका लोहा है, क्या है? लोहा। इसको जब हम वाटर के संपर्क में रखते हैं भैया, तो ये क्या कर देता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, FeO ना भैया। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके आपका मतलब वहां से नमी मतलब होता है वाष्प, नमी मतलब जहां नम स्थान रहे, जहां पे पानी की मात्रा रहे, तो ये जो आपका लोहा रहता है, ये वो ऑक्सीजन नमी से क्रिया करके, ऑक्सीजन साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये आपका बन जाता है, क्या बना लेगा, कोरोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोजन। मान लीजिए आपने कॉपर लिया है, कॉपर को आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में रखा, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके बना लिया CuSO4, हाइड्रोजन गैस निकल गई। हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? निकल गई। फिर इसको गर्म कर लेते हैं, CuSO4 को, Cu2S बना लिया ना भैया। क्या बना लिया? Cu2S। बाकी आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकल गई। मेरी बात समझ रहे हैं? लोहा जल से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सल्फाइड बनाता है ना भैया। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे जेडियन है, आप उधर आपके हैं जेडियन, ये आपके जेडियन हो, आपके जिंक ऑक्साइड ये CO2 से क्रिया करके जेडियन CO3 बना लेते हैं। ये सब आपके संक्षारण है, कोरोजन है। अब जब ये सब क्रिया कर लिए हैं, जैसे लोहे ने जल से क्रिया करके ऑक्साइड बनाया, कॉपर ने अम्ल से क्रिया करके सल्फाइड बनाया, और जिंक ऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोनेट बनाया, CO3 मतलब कार्बोनेट, ये आपका H2SO4 मतलब सल्फाइड, ये देखिए सल्फाइड, जहां पे सल्फर रहेगा सल्फाइड, जहां पे ऑक्सीजन रहेगा ऑक्साइड। तो जब ये मेटल जो होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर के साथ क्रिया करके सल्फाइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं। तो जब कोई मेटल चाहे आप उसको नम वायु में रखिए, नम वायु माने जहां नमी हो, जैसे इस समय नमी रहती है, बरसात के समय नमी रहती है ना भैया, तो नमी स्थान में रखिए, चाहे खुले वायु में रख दीजिए या एसिड के संपर्क में रख दीजिए, तो आपके मेटल या तो ऑक्साइड बना लेते हैं, या तो सल्फाइड बना लेते हैं, या तो कार्बोनेट, और धीरे धीरे वो खत्म होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन। लिखिए, इफ अ मेटल put in moisture or air, if a metal put in moisture or air,
if a metal put in moisture or air, if a metal put in moisture or air and formed sulfide, oxide and carbonate, and formed sulfide, oxide and carbonate, and formed sulfide, oxide and carbonate, and become destroyed, and become destroyed, and become destroyed, and become destroyed, then it is known as corrosion of metal. Then it is known as corrosion of metal. Then it is known as corrosion of metal. समझ आ गया बेटा? क्या समझे? जब हम किसी, सिंपल इतना याद रखेंगे, जब हम किसी मेटल को चाहे मॉइस्चर में रख दें, चाहे एसिड के संपर्क में रख दें या ओपन एयर में रख दें, तो क्या करते हैं, वाटर से या एसिड से या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके या तो ऑक्साइड बना लेंगे, या तो सल्फाइड बना लेंगे, या तो कार्बोनेट बना लेंगे, और धीरे धीरे वो क्या होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय, नष्ट होने लगेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल लोहे में जंग का लगना जानते हैं ना? लोहे में जंग का लगना, ये सब एग्जाम्पल दिखा दीजिए सर। इसमें जो हाइड्रोजन निकल रहा है आयरन ऑक्साइड में, हाँ, तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको दिखा देना, दिखा दीजिए। सब कोरोजन के एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये देखिए ऑक्साइड बना रहा है, ये आपका ये बना रहा है, CU2S कॉपर सल्फाइड, हाँ, हो गया है ना, ऑक्सीजन 8 ही है। ठीक ना? हो गया भैया? वैसे बेटा याद रखिएगा, लोहे में जो जंग लगता है उसका फार्मूला बेस यही होता है, लेकिन जो जंग लगने का फार्मूला होता है वो ये होता है, जंग जो लगता है उसका सूत्र होता है जंग लगना, Fe2O3 × XS2O, ये आपका जंग लगने का सूत्र होता है ना। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका फार्मूला ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है जैसे लोहा और ऑक्सीजन ही है तो आयरन ऑक्साइड है ही है, जल उसमें आपका ऑलरेडी क्या होता है, जुड़ जाता है। एक्स मतलब जितना मॉलिक्यूल जुड़ना पाए, कभी ज्यादा जुड़ जाएगा कभी कम। एक्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ना। जंग लगने का फार्मूला ये है, दिखा दीजिए जंग लगना। ये बीच में डॉट है, हाँ, डॉट मतलब इनटू जितना जल जुड़ पाए। जंग लगने का फार्मूला आपका ये है। हो गया भैया? तो समझ आ गया पूरा कोरोजन? कोई दिक्कत? कंफर्म? एंड डालिए रेंसिडिटी, रेंसिडिटी रेंसिडिटी हिंदी कहते हैं विपरीत गंधिता।
हिंदी क्या बोलते हैं बेटा? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता नाम से देखिए, विकृत माने वो बिगड़ जाए और गंधिता माने उसमें से क्या आने लगे? गंध आने लगे, स्मेल आने लगे ना भैया। जब कोई चीज बिगड़ जाए उसमें से गंध आने लगे तो वही आपकी क्या कहलाती है? रैंसिडिटी या विकृत गंधिता। फॉर एग्जाम्पल, घर में दाल बनाइए, गर्मी के समय में दाल बनाइए, शाम तक क्या होता है देखिए वो खराब हो जाता है, उसमें से क्या आने लगती है? गंध। मम्मी कहती है बेटा इसको खाना नहीं है क्योंकि ये सड़ चुका है, नुकसान कर देगा। तो जब कोई चीज, और ये रैंसिडिटी ज्यादा पाई किसमें जाती है? जिसमें फैट पाया जाता है, जिसमें फैट, जैसे जो ऑयली ज्यादा होते हैं। अभी आप आपके पास दो दाल हैं, एक दाल सिंपल दाल रखिए और एक दाल को आप क्या कर दीजिए? फ्राई कर दीजिए। दोनों को गर्मी में रख दीजिए, फ्राई वाला दाल जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑयल मिला है। जो चीज ऑयली होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं। जो चीज ऑयली होती है जिसमें फैट ज्यादा होते हैं वो ऑक्सीजन क्या कर लेती हैं? रिएक्शन कर लेती हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। उनका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद और उनकी गंध दोनों खराब हो जाती हैं। उसी को हम लोग कहते हैं रैंसिडिटी। समझ आया भैया? लिखिए, when a food product contain fat, when a food product, सर मतलब रेंसिडिटी हमेशा फूड में ही होती है। हाँ फूड में ही होगी। when a food product contain fat, when a food product contain fat and react to air, then its smell and taste, become harmful, then it is known as rancidity. रैंसिडिटी मतलब हिंदी में ध्यान दिए बेटा भैया जी, जो ये आपके भोजन होते हैं, लेकिन कौन से भोजन? जिसमें फैट पाया जाए, मतलब ऑयली भोजन ना भैया। ऑयली भोजन जो होते हैं, हमारे ऑयली फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, ये ऑक्सीजन से, गर्मी के मौसम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये अपने स्वाद और अपने गंध को खराब कर देते हैं। मतलब इनके स्वाद और गंध खराब हो जाते हैं, भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये इसमें रैंसिडिटी आ गई, मतलब इसमें विकृत गंधिता आ गई, ये खराब हो गई है ना भैया। यही आपका कहलाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी से बचने के उपाय क्या है? चिप्स उप्स आप लोग देखे हैं, 3-3 4-4 महीने रख दिए जाते हैं, खराब नहीं होते, उनमें रैंसिडिटी नहीं आती। रीजन, उनमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। या रेफ्रिजरेटर का यूज करके आप यूज कर सकते हैं ना भैया। तो रैंसिडिटी को आपको अगर बचना है तो आप ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं। जो चिप्स उप्स आप देख रहे हैं उसमें जो आपका पैकेट के अंदर जो भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस ही रहता है। क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण रैंसिडिटी कम हो जाती है। या रेफ्रिजरेटर का यूज करके आप रैंसिडिटी को कम कर सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर में अगर आप भोजन रख देते हैं, ये रैंसिडिटी होती क्यों जानते हैं बेटा? ये जब आपके भोजन रखे रहते हैं खुले में, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, इसमें छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, वो आपके भोजन में आ जाते हैं। वो भोजन के अंदर भोजन को नष्ट कर देते हैं ना। तो ये भोजन के अंदर जो उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया, ये जिस टेम्परेचर पे आपका भोजन रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है उस टेम्परेचर पे ये आपके बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं हो पाते, मतलब इनके ये अपने आप में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। किस टेम्परेचर पे? रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे, जिसके कारण आपका जो रेफ्रिजरेटर में रखा भोजन क्या होता है? खराब नहीं होता ना भैया। ये आपका है रैंसिडिटी। कंफर्म? इस तरीके से टॉपिक क्या हुआ? फिनिश। पीछे आपने देखा, आपको पढ़ाया गया था टाइप्स, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको पढ़ाया गया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आपको पढ़ाया गया है कोरोजन ना भैया, रैंसिडिटी। पार्ट समाप्त हुआ। अब हम आपको थोड़ा सा बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बता रहे हैं। हेडिंग डालिए, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन।
बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी का 6वां क्वेश्चन है। बैलेंस द केमिकल फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन है भैया HNO3, इसका नाम क्या है बेटा? नाम क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। दूसरा आपका CaOH का होल ट्वाइस ना भैया, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम ऑफ वाटर भी बोलते हैं, लाइम ऑफ वाटर। तीसरा है आपका यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 पूरे का होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पर आपको मिला है H2O, इसी को बैलेंस करना है। ये आपके सामने जो रिएक्शन दिख रहा है इसको क्या करना है? बैलेंस करना है ना भैया। पहले तो आप बता सकते हैं किस टाइप का रिएक्शन है। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना भैया। चलिए उसको छोड़िए बेटा, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ना। रिएक्टेंट मतलब होता है कि ये देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल है? देखिएगा 1 2, यहां पर 2 और 1 कितने? 3 हाइड्रोजन यहां पर हैं। यहां कितने हाइड्रोजन हैं? 2। क्या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के इक्वल हैं? नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के इक्वल होते तो इसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के इक्वल नहीं है। इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब क्या होगा भैया, अगर इसको आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है, तो एक तरीका है आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको पढ़ना है। बाकी तरीके क्या और है, लेकिन आपको 11th में पढ़ने हैं। जो यहां पर आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपके पास एक तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड ना। इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें डायरेक्ट गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पे NO3 कितना है? 3। यही नहीं, NO3 पूरा मिला करके, ये जैसे NO3 हम कह दिए NO3, ये एक NO3 है। अगर यहाँ कर दिए 2 तो 2 NO3 हो गया। अगर यहाँ कर दिए 3 तो 3 NO3 हो गया। यहाँ कितने NO3 है? और यहाँ कितना NO3 है? 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आप जो भी करेंगे आगे कर सकते हैं, पीछे नहीं ना भैया। तो चलिए देखिए हम बैलेंस कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। इसको देखिएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2HNO3 ना, और आपका CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 पूरे का ट्वाइस प्लस H2। अब बैलेंस करते हैं। देखिए NO3 कितनी है? 2। NO3 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। श्योर हो ना? हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है? 2 बार। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार? 2 बार। 2 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। बैलेंस नहीं है ना। यहाँ पर 2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, जिधर कम रहेगा उधर से। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 2 कितने? 4। यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए ना। समझ रहा भैया? सीधे मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए, अब एक तरफ से बैलेंस करते चलते हैं। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, 2 2 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। NO3 कितनी बार है? नहीं 2 बार। आगे 2 से NO3 कितनी बार? NO3 कितनी बार? Ca कितनी बार? Ca कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और 2 6 2 8, 3 दूनी 6, और 2 से गुणा हो जाएगा 2 8। बैलेंस होगा कि नहीं? अब आपका ये बैलेंस हो गया। सर मतलब जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो उधर भी तो किए हैं, वहां पे
हाँ तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। मतलब कि जैसे पहले टाइम में आप 2 से मल्टीप्लाई के लिए HNO3 बनाया, हाँ। तो उधर वहाँ पे किसी में नहीं दिख रहा है लोग, यहाँ पे जैसे 2CA हो जाता है। नहीं, यहाँ पे नहीं करना है आपको, केवल उसी नंबर पर करना है जहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जहाँ बराबर करने के लिए, इसी को हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। मतलब आप ट्रायल कर सकते हैं कहाँ पे करें जिससे बराबर हो जाए। ये नहीं है कि अगर आप यहाँ करें तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना भैया, हो सकता है एक ही बार एक ही तरफ करना पड़े, उधर करने की जरूरत है ना आ जाए, ये हो सकता है ना। ये आपको अपनी तरीके से अंदाज करना पड़ेगा, जिसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं। कंफर्म? नोट करोगे? नोट करिए। सर जो ये HNO3 है, NO3 में ब्रैकेट लगेगा ना? नहीं, यहाँ नहीं लगेगा, जहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल रहते हैं वहां ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर बेटा ना भैया, वहां पर। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर्फ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो गए ना यहाँ पे? यस। ऑक्सीजन के 6 हो जाएंगे, 2 तिहाई 6, सबसे आगे जुड़ा होगा। और नाइट्रोजन के 2। दो। नाइट्रोजन यहाँ भी कितने हैं? 2, और 2 तिहाई 6 ना। यस। पूरा देखिए, एक तरफ से बैलेंस आपको दिखेगा। मतलब जब 2 ही रहेंगे तभी ब्रैकेट का यूज होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 मतलब ये रहता है कि कुछ के साथ ब्रैकेट का यूज होता है, जैसे कैल्शियम पे लगेगा वहां ब्रैकेट का यूज होगा ना भैया, कैल्शियम जहां रहेगा वहां ब्रैकेट का यूज होगा, जिनकी वैलेंसी 2 होती है। जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो इनके साथ कोई चीज लगेगा, जैसे H 2 बार लगेगा तो इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, OH 2 बार लगेगा ब्रैकेट में लगाएंगे। इनके साथ कोई चीज आएगा, CaNO3 अगर आपका 2 बार लगेगा तो ब्रैकेट में लगाएंगे। जिनकी वैलेंसी 2 होती है उनके साथ लगेगा तो ब्रैकेट में लगाएंगे, और जिनकी वैलेंसी जैसे हाइड्रोजन वैलेंसी 1 होती है तो उसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना भैया। समझ आया कि नहीं आया? नोट करिए। कंफर्म? दूसरा देखिए, एक और देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल, इसी को बैलेंस करना है। और अभी कौन सा मेथड आपको जानना है? हिट एंड ट्रायल, जिसको जितना कम देखिए। चलिए पहले ये बताओ, एन यहाँ कितनी बार है? यहाँ कितनी बार हो गया? 2 बार। तो मतलब यहाँ 2 से गुणा कर देना पड़ेगा। 2 NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। पहला काम तो आपने ये किया, यहाँ पे आपने Na को 2 देखा और यहाँ पे Na 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपने आगे अब बैलेंस देखिए। Na कितने? 2। Na कितने? 2। ऑक्सीजन कितना? 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 2 कितना? 6। तो 4 यहाँ 1 यहाँ, 5 हो रहे हैं। कितना हो रहे हैं? 5। मतलब आपका 1 कम हो रहा है। अब क्या कर देते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से कर देंगे? 2 से। रुक जाओ अभी देखना पड़ेगा इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड से कई बार करना पड़ेगा बेटा। ये आपका यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 4, 2 ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, Na2SO4 ज्यादा नहीं होगा। बता रहे हैं क्या? ये आपका हो जाएगा बेटा 2 2 4 4 2 6। हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा। अब बैलेंस करके देखिए। यस हो गया? यस। ये लो, 2 कितने Na? 2 2 Na, 2 Na, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ना भैया। मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ, 4 और ऑक्सीजन 2, 6 हो गए। सल्फर कितना है? 1। तो सल्फर कितना? 1। हाइड्रोजन कितने? 2 और 2 4, 2 2 4, बैलेंस हो गया ना। ये होता है हिट एंड ट्रायल। दिखा दीजिए।
अब बैलेंस करना समझ में आ रहा है भैया? सर जैसे जहाँ पे आप एरो लगाए हैं वहाँ पे भी जैसे हीट कहीं पे हीट किया जाता है। हाँ हाँ, तो वो लिखना पड़ेगा। जैसे आपको ज्यादातर सब रिएक्शन हीट किए जाते हैं, चाहे हीट लिख दीजिए या कहीं अगर कुछ अदर है तो लिखा जाता है, वैसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे जो चीज सॉलिड होते हैं उनको यस लिखा जाता है, जो लिक्विड होते हैं उनको ये लिखा जाता है। जैसे आपका ये अगर ये सॉलिड रहेगा तो इसको यस लिखा जाएगा, लिक्विड रहेगा क्या लिखा जाएगा यल। यहाँ पर आपका वाटर जो है यल लिखा जाएगा, अगर कहीं हाइड्रोजन गैस निकलता है तो उसको जी लिखा जाता है ना, इसको भी बता देंगे। पर एरो का निशान लगता है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर लिक्विड है तो इसका निशान नीचे की तरफ रहेगा, तो ये लिक्विड क्या लगेगा, लिक्विड मतलब फ्लो होता है। अगर ये अभी हाइड्रोजन गैस निकलता उसका डायरेक्शन किधर रहता, ऊपर की ओर ना भैया, उसको भी बता दे रहे हैं। हो गया। तीसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए बैलेंस करने का, लास्ट एग्जाम्पल। BaCl2 plus H2SO4 BaCl2 plus H2SO4 BaSO4 plus HCl ना भैया, इसमें पहले समझ लो। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मॉलिक्यूल देखिए कितने क्लोरीन है और कितने क्लोरीन है, एक, मतलब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तो बैलेंस करिएगा। बैलेंस में देखिए क्या क्या आपको दिक्कत दिख रही है। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ क्लोरीन कितना है, अगर दोस्त करेंगे बैलेंस हो जाएगा ना। तो देख लिया BaCl2 H2SO4, ये आपका हो जाएगा BaSO4। पहला काम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपने पहले देखा क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब बैलेंस करिए, एक Ba, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यसो 1 सल्फर, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। ये आपका बैलेंस नोट कर लीजिए।